हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। लीनियर अलजेब्रा की जो प्रीवियस वीडियोस रही हैं उसमें हमने वेक्टर स्पेस के बारे में डिस्कस किया था, सबस्पेस के बारे में डिस्कस किया था, तो आप पहले वो वीडियोस देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बेसिस समझने से पहले 3 डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ और हम ये देखेंगे उन तीनों डेफिनेशन में। पहली डेफिनेशन है linearly independent, सेकेंड डेफिनेशन है बेसिस एंड थर्ड है लीनियर स्पैन या स्पैनिंग ऑफ सेट। इन तीनों की डेफिनेशन क्या है, फिर देखेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है और क्या रिलेशन है। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज करिए मैंने एक वेक्टर लिया और एक वेक्टर स्पेस है। उस वेक्टर स्पेस में कुछ वेक्टर्स हैं, जैसे कि एक वेक्टर मैंने मान लिया 1 2 3, दूसरा वेक्टर मैंने मान लिया 2 4 6, तीसरा वेक्टर मान लिया 3 6 9। ये 3 वेक्टर्स हैं। सो अगर हम इन तीनों वेक्टर्स को देखें तो जो पहला वेक्टर है और ये जो दूसरा वेक्टर है, पहले वेक्टर में अगर मैं स्केलर मल्टीपल कर दूं 2 का तो मुझे दूसरा वेक्टर मिल जाएगा, और अगर मैं 3 का स्केलर मल्टीपल कर दूं पहले वाले ही वेक्टर में तो मुझे ये थर्ड वेक्टर भी मिल जाएगा। सो इसका मतलब क्या है कि जो ये बाकी के जो 2 वेक्टर्स हैं वो दोनों किससे जनरेट हो जाएंगे, इस पहले वाले वेक्टर से। इस पहले वाले वेक्टर में हमने कुछ स्केलर मल्टीप्लाई किया और मुझे बाकी के 2 वेक्टर्स मिल गए। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो वेक्टर स्पेस हमने लिया है इसमें सिर्फ ये 3 ही वेक्टर्स थे। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर है 1 2 3, इस वेक्टर से जो पूरा वेक्टर स्पेस है वो स्पैन हो सकता है। स्पैनिंग को हम ये भी बोल सकते हैं कि इस वेक्टर से ये जो पूरा वेक्टर स्पेस है वो जनरेट हो सकता है। ठीक है, इसी चीज़ को स्पैनिंग कहा जाता है। मतलब जब कोई भी वेक्टर बाकी के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर दे, ठीक है, उसको कहते हैं हम स्पैनिंग करना। दूसरी डेफिनेशन आती है लीनियरली इंडिपेंडेंट की। और लीनियरली इंडिपेंडेंट से हम क्या समझते हैं कि कोई भी 2 वेक्टर्स हैं u इन v, ये आपस में, पहले हम ये समझ लें कि डिपेंडेंट क्या होते हैं। अगर 2 वेक्टर्स के हम डिपेंडेंसी की बात करें तो कोई भी 2 वेक्टर, अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि मैंने v वेक्टर में ट्वाइस 2 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे u वेक्टर मिल रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं आपस में स्केलर मल्टीपल है एक दूसरे के। ठीक है, तो इसका मतलब ये वेक्टर जो है डिपेंड कर रहा है। u और v उस केस में LD कहलाएंगे, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे। और Li कब होंगे, जब वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल ना हो या एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हों। नेक्स्ट, बेसिस समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि V हमारे पास वेक्टर स्पेस है और वो स्पैन हो रहा है 4 वेक्टर्स से, जिसमें पहला वेक्टर है 1 -2 2, सेकेंड वेक्टर है 2 -3 4, थर्ड वेक्टर है 0 4 0 और लास्ट वेक्टर है -1 5 -2। हम ये कह रहे हैं कि इन चारों वेक्टर्स से जो वेक्टर स्पेस V है वो स्पैन हो जा रहा है। और स्पैन होने का क्या मतलब है वो जस्ट अभी हमने समझा। तो हमें क्या करना है, हमें इसके बेसिस को फाइंड करना है। और बेसिस के पास 2 प्रॉपर्टीज़ होती है। सपोज़ करो कि ये वेक्टर स्पेस है V और हम S ले रहे हैं जो V में कंटेन्ड है, और इसी S को हम बेसिस बोलेंगे अगर इस S सेट में हम कुछ वेक्टर्स रख रहे हैं। ठीक है, और ये जो वेक्टर्स हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये वेक्टर्स आपस में कैसे होने चाहिए, Li लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो S हमने सबसेट लिया हुआ है V का, जिसको हम बेसिस कह रहे हैं, इसका जो लीनियर स्पैन होगा वो पूरे वेक्टर स्पेस V के इक्वल होगा।
अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है तो हम इस सेट को बोलेंगे कि ये बेसिस है वेक्टर स्पेस V के। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए सारे वेक्टर्स आपस में, और सेकंड जो S का लीनियर स्पैन है वो वेक्टर स्पेस के इक्वल होगा। तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? ये जो चारों वेक्टर्स हमने लिखे हैं इसको हम लिख लेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में, और सपोज करो इस मैट्रिक्स का नाम मैंने A लिख दिया। वेक्टर्स हैं 1 -2 2 2 -3 4 0 4 0 -1 5 -2। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे REF की फॉर्म में, रोड रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म में। तो कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे और इसमें कन्वर्ट करने के बाद पाइवोट्स को चेक करेंगे। तो पहला ऑपरेशन हम लगाते हैं, ये है -2। जो रो 3 है उसमें चेंजमेंट करते हैं और रो 3 रो 2 को ऐड कर देते हैं। तो -2 + 2 0, -3 + 4 पॉजिटिव का 1, 4 + 0 4, 5 -2 3, और बाकी की जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी 1 2 0 -1। देन इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए नेक्स्ट ऑपरेशन लगाते हैं रो 2 पे। रो 2 प्लस ट्वाइस टाइम ऐड कर देते हैं रो 1। तो इससे हमें मैट्रिक्स मिल गई, ये हो जाएगा 1 2 0 -1 और लास्ट में 0 1 4 3। हमने ऑपरेशन लगाया था, रो 2 में चेंजमेंट की थी, रो 2 -2 टाइम्स रो 1। तो इसकी एंट्रीज हो जाएंगी 0 1 4 एंड 3। लास्ट की जो दो रोज़ हैं वो एग्जैक्टली सेम आ गई हैं, तो हम रो 3 में से रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और ये सारी एंट्रीज हो जाएंगी 0 0 एंड 0। क्योंकि हमें इसे REF में कन्वर्ट करना है, तो जो पाइवोट्स होते हैं उस पाइवोट, सपोज करो अगर ये पाइवोट हमें मिल गया तो उसकी बाकी की एंट्रीज जो हैं वो 0 होनी चाहिए। नेक्स्ट हमें रो में अगर यहाँ पाइवोट मिला है तो उसकी बाकी की एंट्रीज 0 होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर इसको भी 0 बनाना है। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे रो 1 में, रो 1 -2 टाइम्स कर देते हैं रो 2 का, तो मैट्रिक्स मिल जाएगी हमें 0 1 4 3 0 0 0 एंड 0। सो 1 -2 टाइम्स 0 है तो ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ये हो जाएगा 0। और थर्ड के लिए 1 0 0 -2 टाइम्स ऑफ रो 2 का एलिमेंट -8 आ जाएगा। देन -1 2 टाइम्स ऑफ 3, तो ये हो जाएगा -7। ओके, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है REF की फॉर्म में। अब हम चेक करेंगे पाइवोट्स। तो देखो पहला पाइवोट मिल रहा है हमें रो 1 में, ये रहा, दूसरा रो 2 में मिल रहा है और तीसरे में कोई भी पाइवोट नहीं है। तो पहले जो ये दो कॉलम्स हैं उसमें हमें पाइवोट मिला है, तो हमारी जो मेन मैट्रिक्स थी, जो हमें 4 वेक्टर्स मिले थे और जिसकी हेल्प से हमने मैट्रिक्स बनाई थी, जिसको हमने A नाम दिया था, उसकी एंट्रीज थी 1 -2 2 2 -3 4 0 4 0 -1 एंड -2। तो जो ओरिजिनल बेसिस है हम वहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि पहले 2 कॉलम्स में पाइवोट्स मिले थे, तो जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स होती है उसके भी हम फर्स्ट 2 कॉलम्स लेते हैं और वही हमारी बेसिस कहलाती है। तो इस जो वेक्टर हमें 4 वेक्टर्स दे रखे थे, उन चारों वेक्टर्स से जो पूरा वेक्टर स्पेस जो है स्पैन हो रहा था, उसकी बेसिस में हमें 2 वेक्टर्स लिखने हैं। पहला हो जाएगा 1 -2 2 एंड सेकेंड वेक्टर हो जाएगा 2 -3 एंड 4। आई होप तीनों की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी कि LI क्या है, बेसिस क्या होते हैं और स्पैनिंग करने का क्या मतलब है। अब हम इनके बीच रिलेशन समझते हैं, और ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई वेक्टर स्पेस है हमारे पास V ओवर अ फील्ड F, तो LI वेक्टर्स का सेट है
देन बेसिस का सेट है और इस बेसिस का नाम मैं S1 ले लेती हूँ। देन S है मतलब जो स्पेनिंग सेट है, स्पेनिंग सेट। तो इन तीनों में रिलेशन क्या है? अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो ये होता है लेस देन इज इक्वल्स टू, मतलब जो Li वेक्टर्स हैं वो लेस देन इज इक्वल्स टू होते हैं बेसिस के, और यहाँ पर भी लेस देन इज इक्वल्स टू का रिलेशन होता है। अब समझते हैं इस रिलेशन ये के बारे में। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया जस्ट, जिसमें हम वेक्टर स्पेस का बेसिस निकाल रहे थे। तो वो जो वेक्टर स्पेस था वो स्पैन हो रहा था 4 वेक्टर्स से, 4 वेक्टर्स से वो स्पैन हुआ, ठीक है। और हमने उसकी बेसिस निकाली तो उसके बेसिस में हमें 2 वेक्टर्स मिले। तो ये जो रिलेशन है, जो बेसिस और जो स्पेनिंग सेट, मतलब जो भी वेक्टर्स उसको स्पैन कर रहे थे वेक्टर स्पेस को, तो आपने देखा कि जो स्पेनिंग सेट था उसमें 4 वेक्टर थे और बेसिस में हमें सिर्फ 2 ही वेक्टर्स मिले। तो रिलेशन कैसा हो गया? लेस देन इज इक्वल्स टू, मतलब जो स्पेनिंग सेट में जितने भी वेक्टर्स हैं वो या तो बेसिस के इक्वल होंगे या फिर वो बेसिस से लेस होंगे, ठीक है। और इसके लिए ये जो हमने एग्जाम्पल अभी जस्ट डिस्कस किया परफेक्ट है ये समझने के लिए कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा। अब एज वी ऑल नो दैट कि जो बेसिस हैं वो Li होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, एंड जो ये सेट होता है S1 इसका हम लीनियर स्पैन लेंगे, मतलब ये जो सेट है इसका जो लीनियर स्पैन होगा वो पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन कर देता है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसका लीनियर स्पैन वेक्टर स्पेस के इक्वल होगा, ओके। सो जो बेसिस है वो 2 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर रही है। तो इसमें से सिर्फ एक प्रॉपर्टी जो Li वाली है वो ये होता है कि जो वेक्टर्स हैं वो सिर्फ Li हैं। इसमें ये कंडीशन नहीं लगी हुई कि वेक्टर्स इसका जो स्पैन है वो वेक्टर स्पेस के इक्वल आ जाए, मतलब Li होने के साथ साथ एक और कंडीशन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है इन ऑर्डर टू से कि ये बेसिस के इक्वल होगा। तो एक लेस कंडीशन इस वाले केस में है, तो इसीलिए या तो ये इक्वल होगा, हो सकता है कि जितने भी Li वेक्टर्स हमने लिए हैं वही सारे के सारे बेसिस में आ जाएं। जो इसकी इनइक्वालिटी जो इक्वल वाला केस है वहाँ पर अराइज होगा जब सारे Li वेक्टर्स बेसिस में आ जाते हैं। अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि जितने भी हमने Li वेक्टर्स लिए हैं वो सारे ही बेसिस में आए। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है Li बेसिस और स्पेनिंग सेट के बीच में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़। इसमें से पहला है कि सपोज़ करिए हमारे पास एक सेट है और ये जो सेट है वो कंटेन करता है 0 वेक्टर, तो हम कहेंगे कि ये LD है, लीनियरली डिपेंडेंट है। और इस चीज़ को समझने के लिए सपोज़ करो हमारे पास वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F। यहाँ से मैंने 3 वेक्टर ले लिए U, V एंड W, और क्योंकि 3 वेक्टर लिए हैं तो 3 हमने स्केलर्स ले लिए अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये हमारा फील्ड से हो गया। और मैं ये कह रही हूँ कि A, B, C ये कोई एक वेक्टर है जिसको मैं बाकी इन तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ, अल्फ़ा U प्लस बीटा V प्लस गामा W, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है इसको हम बाकी के जो वेक्टर्स हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। और क्योंकि हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो वेक्टर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? बाकी के वेक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर कोई भी वेक्टर LC लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है बाकी वेक्टर्स के, तो उस केस में हम बोलते हैं कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये U, V और W इन तीनों वेक्टर्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है और हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन पे लिख पा रहे हैं। और अगर मैं ये बोल दूं कि हम इस वेक्टर को किसी भी बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, तो उस केस में वो कहलाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो किसी भी दूसरे वेक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो अब ये समझते हैं कि 0 वेक्टर को हम LD अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 0 वेक्टर को बाकी के लिए कुछ और हमें ऐसे वेक्टर्स मिल जाएंगे जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम उसे लिख सकते हैं। और इसको समझने के लिए हमने 2 डायमेंशन का एक 0 वेक्टर लिख लिया।
और हम अगर उसे ऐसे एलसी में शो कर पा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि एलडी है। उसके लिए हमने क्या किया कि मुझे अल्फ़ा की वैल्यू सपोज़ करो हम ले लेते हैं 2 और बीटा की वैल्यू ले लेते हैं हम -1, ठीक है। यू वेक्टर ले लिया मैंने 1 0 और वी वेक्टर ले लिया 2 0, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू 2 ले ली, बीटा की वैल्यू -1 ले ली, बोथ आर नॉट इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा u इज़ 1 0 प्लस बीटा की वैल्यू ली है -1 और ये वेक्टर हो जाएगा 2 0। तो ये आ जाएगा 2 1 2 2 0 प्लस ये हो जाएगा -2 एंड 0। सो इनको ऐड करेंगे, इससे ये ऐड होगा, इससे ये ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 2 -2 0 एंड 0। तो आपने देखा कि हमने u v वेक्टर से 0 वेक्टर जो है वो हमने उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से बना दिया। इसका मतलब क्या है कि जो 0 वेक्टर है वो एलडी है। ये थी इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर हम एम्प्टी सेट की बात करें तो जो एम्प्टी सेट होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। और ये जो सेम डेफिनेशन अभी हमने देखी कि कोई भी वेक्टर अगर एलसी में लीनियर कॉम्बिनेशन में शो किया जा सकता है बाकी वेक्टर्स के तो वो एल होगा। तो ये जो एम्प्टी सेट है ये लीनियरली हम इंडिपेंडेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो फाई है वो हम बाकी के लीनियर जो वेक्टर्स हैं उनके एलसी लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। एम्प्टी जो है वो एम्प्टी सेट है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते। अब क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम कोई भी वेक्टर ले लें उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में इस फाई को नहीं दिखा पाएंगे। और जब हम नहीं दिखा पा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, किसी और वेक्टर पर डिपेंड नहीं कर रहा। नेक्स्ट डेफिनेशन है डायमेंशन की। डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। किसी भी वेक्टर स्पेस का अगर हमें डायमेंशन निकालना है तो हम ये पता कर लें कि जो भी वेक्टर स्पेस है उसके बेसिस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस। जैसे कि एक एग्जाम्पल जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि वेक्टर स्पेस जो है 4 वेक्टर से स्पैन हो रहा है तो हमने उसकी बेसिस निकाल दी थी। तो बेसिस में हमें 2 वेक्टर्स मिले थे, तो वही हमें निकालना है कि पहले वेक्टर स्पेस का बेसिस निकाल लेंगे और वहाँ से देख लेंगे कि उसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं और वही उसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो मैट्रिक्स के केस में तो आपको पता लग गया कि हमें उसे RREF में कन्वर्ट करना होगा और पाइवट्स कॉलम देखने होंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी बेसिस निकाल सकते हैं। बट सपोज़ करिए कि हमारे पास फंक्शन है और हमें ये फाइंड करना है कि ये जो फंक्शंस हैं वो LI हैं या फिर उसकी डायमेंशन क्या होगी। तो V हमने एक वेक्टर स्पेस मान लिया और ये जो V है वो रियल वैल्यूड का कॉन्टिन्यूस फंक्शन है किसी इंटरवल 0 to 1 पे, ठीक है। और हमने इसका एक ये रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन का एक वेक्टर स्पेस है और हमने इसका एक सब स्पेस ले लिया। W यहाँ पे इस V का सब स्पेस है और हम ये कह रहे हैं कि ये जो W है वो किससे स्पैन हो रहा है। पहला फंक्शन है sin x, दूसरा फंक्शन है cos x और तीसरा फंक्शन है tan x। इससे जो W है वो स्पैन हो जाता है। तो हमें ये फाइंड करना है कि जो ये W है उसकी डायमेंशन क्या होगी। इसकी डायमेंशन को हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो रॉन्स्कियन फंक्शन है उसकी हेल्प से हम इसके डायमेंशन को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो तीनों फंक्शन हैं sin x, cos x और tan x, इसको लिख लेंगे। जो रॉन्स्कियन फंक्शन किस तरीके से काम करता है ये मैं अपनी 2 वीडियोस पहले फर्स्ट 2 वीडियोस में क्लियरली बता चुकी हूँ, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ एग्जांपल्स। तो आप एक बार वो देख सकते हो, उससे आपको थोड़ा रॉन्स्कियन फंक्शन के बारे में आइडिया लग जाएगा। तो हमें क्या करना है कि इसका जो पहला फंक्शन है वो लिख लिया, उसके बाद इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लिखेंगे सेकेंड रो में। तो साइन का हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा माइनस का sin x और ये हो जाएगा secant स्क्वायर x।
नेक्स्ट थर्ड रो में हम फिर से इसका जो मेन हमें फंक्शन दिया है इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स और ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और ये हो जाएगा 2 सीकेंट एक्स और सीकेंट का दोबारा से करेंगे तो सीकेंट एक्स और टेन एक्स हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर और टेन एक्स। अब इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं। आप में से हो सकता है काफ़ी लोगों को ये ऑलरेडी आता हो, बट हम क्या करेंगे इसके काफ़ी सारे केसेस में बात करेंगे। जैसे पहली चीज़ जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वी कोई वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू उसका सब स्पेस है, तो ये जो उन्होंने फंक्शंस दिए हैं वो ये कह रहा है कि इन फंक्शन से ये जो सब स्पेस है वो जनरेट या स्पैन हो जाता है। ठीक है, ये स्पैन कर रहा है इस W को और आप इस W की डायमेंशन को फाइंड करिए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ये आता है क्या मोर देन वन बेसिस हो सकते हैं किसी भी वेक्टर स्पेस के, तो ये वेक्टर स्पेस है V और हमें अगर इसकी बेसिस निकालनी है तो मोर देन वन बेसिस पॉसिबल है, ऑब्वियसली पॉसिबल है। ठीक है, इवन इनफाइनाइट बेसिस भी होते हैं। इनफाइनाइट बेसिस किसी एक वेक्टर स्पेस के इनफाइनाइट बेसिस भी पॉसिबल है, बट उसके लिए कंडीशन ये होती है, जो हम वेक्टर स्पेस की बात करते हैं, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, उसमें ये जो फील्ड होती है अगर वो फील्ड इनफाइनाइट डायमेंशन की है, इनफाइनाइट डायमेंशन, तो ही उस केस में जो हमें बेसिस मिलेंगे वो इनफाइनाइट बेसिस मिलेंगे। ठीक है, तो एक से ज़्यादा बेसिस किसी भी वेक्टर स्पेस के पॉसिबल हैं। अब जैसे कि यही वाला केस जो भी एग्जांपल हमने लिया है उसी को कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर जो v है वो कोई रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब ये जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ये हमारा कोई पॉलिनोमियल भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ये जो इन्होंने साइन एक्स कॉस एक्स फंक्शंस दिए हैं ये भी पॉसिबल है, कोई कांस्टेंट फंक्शन भी पॉसिबल है। तो ये जो साइन एक्स और कॉस एक्स वाले जो सबस्पेस बनाया गया है ये मैंने मान लिया सपोज करो W। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने जो बेसिस बनाई उसमें साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स के टाइप के जो फंक्शंस दे दिए और डायमेंशन पूछ ली। दूसरा इसका सबस्पेस पॉलिनोमियल का हो सकता है, पॉलिनोमियल के बेसिस फिर हमें अलग मिलेंगे। तो इसी तरीके से किसी भी वेक्टर स्पेस के अलग अलग सबस्पेस होंगे और उसके अलग अलग बेसिस पॉसिबल हैं। आई होप ये जो चीज़ें आपको लोगों को क्लियर हो गई होगी। देन एक और चीज़, सपोज करो अलग अलग बेसिस हैं बट उस बेसिस में जो नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो हम कैसे पता करें, रॉन्स्कियन के केस में हम कैसे पता करें कि इसका डायमेंशन क्या होगा। रॉन्स्कियन की वो वीडियो आप प्लीज़ देख लेना, उससे आपको मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का रॉन्स्कियन के ज़ीरो आने या ना आने पर क्या रिजल्ट मिलता है, वेक्टर्स LI होते हैं LD होते हैं, ये आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा। मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वहाँ पर, कैसे आप एनालाइज कर सकते हो। आपको वीडियो ना मिले तो आप मुझे बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी और अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो रॉन्स्कियन का जो ये फंक्शन है जो हमने डिटरमिन मैट्रिक्स बनाई हुई है, तो इसमें हमें इंटरवल दे रखा है 0 to 1। ठीक है, तो देखिए अगर LI की बात करें कि ये जो वेक्टर्स, ये जो फंक्शंस हमें दिए हैं ये सारे LI होंगे। अगर आप कोई भी एक फंक्शन सपोज करो x0 मान लो, कोई भी एक x0 आपको मिल जाता है इस इंटरवल में जिस पर ये रॉन्स्कियन की वैल्यू नॉन ज़ीरो आ जाए। ठीक है, फॉर सम x0, इस जो भी इंटरवल आपको क्वेश्चन में दे रखा हो, जिस पे भी जो भी वेक्टर स्पेस जिस पे भी डिफाइंड है, अगर उसमें से आपको एक भी ऐसी वैल्यू मिल जाती है जिस पे आपका रॉन्स्कियन नॉन ज़ीरो आ जाता है, तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो हम फंक्शंस हमें दे रखे हैं वो कैसे हैं, LI हैं। बट इन केस अगर आपको ये शो करना है या फिर ये लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, तो उस केस में जो ये इंटरवल होगा इसकी हर एक वैल्यू पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल जो रॉन्स्कियन आएगा वो इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो उस केस में फिर ये LD हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। तो अगर 0 to 1 है, मुझे एक ही वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये मेरा नॉन ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, सपोज करो कि आप
इसको ज़ीरो के लिए चेक कर रहे हो, मतलब आपको रेंडमली 0 ले लो, 1 ले लो, हाफ ले लो, रेंडमली वैल्यूज़ लो और उसमें पुट करके चेक करो। सपोज करो आप 0 ले लेते हो तो ये साइन, ये जो आपको मिलेगी मैट्रिक्स साइन 0, ये हो जाएगा 1, साइन 0 इज़ 0, कॉस 0 इज़ 1, देन साइन 0 एंड ये हो जाएगा -1, कॉस 0 इज़ 1, ये माइनस है, देन tan x है, ये जगह 0, सीकेंट x1 इसका स्क्वायर 1, देन 2 टाइम्स सीकेंट x1 और tan होता था 0, तो ये हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो कॉलम फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम है वो सेम आ गया, और सेम आने की वजह से जो रॉन्स्कियन है वो आपको 0 मिल जाएगा, बट 0 तो मिल रहा है, और जिससे आपको ये लगेगा कि LD का केस है और जो इसकी डायमेंशन है वो एक कम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, हमें क्या करना है, LI के लिए एक वैल्यू ऐसी चूज़ करनी है जिसके लिए ये डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो आ जाए। तो आप π/4, π/6 इनके लिए भी पहले चेक कर सकते हो, किसी एक पर नॉन ज़ीरो चाहिए। और अगर हम π/4 वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, 1, 2 एंड 4। पहले दो कॉलम्स में से 1/√2 को कॉमन ले लेते हैं और इसको एक्सपेंड करके सीधा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स रिड्यूस हो जाएगी 1, 1, -1, 1, -1, -1 एंड 1, 2, 4 में ये हो जाएगा 1/2। डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 -4 + 2 -1, 4 + 2 + 1 -1 माइनस प्लस और ये जगह -1, 1/2 -2 -6 -2 और ये हो जाएगा 5 विच इज़ नॉन ज़ीरो। तो हमें एक वैल्यू मिल गई π/4 0 to 1 वाले इंटरवल में से जिस पे रॉन्स्कियन की वैल्यू नॉन ज़ीरो आ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो इन्होंने फंक्शंस दिए हैं sin x, cos x और tan x, ये किसको स्पैन करते हैं, ये स्पैन करते हैं सब स्पेस W को। तो इसकी डायमेंशन हो गई 3, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो आ गया, और क्योंकि फुल रैंक है इसकी तो ये जो है W को स्पैन कर रहा है, डायमेंशन की 3 हो जाएगी। सो आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि बेसिस किस तरीके से फाइंड करते हैं और डायमेंशन किस तरीके से फाइंड करते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा के आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।